आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक भरे जाएंगे पर्चे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। गणतंत्र दिवस परेड के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए भव्य और व्यापक इंतजाम। और धूप खिलने और आसमान साफ होने से प्रदेश में मौसम हुआ सुधार, लेकिन सुबह शाम कोहरे और ठंड का प्रकोप अभी भी जारी रहने के मिले संकेत। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में आज इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके मतदाताओं को निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक और बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चुनाव आयोग समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा मतदाता जागरूकता में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए देश में हर साल 25 जनवरी को यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास है। वोट देने का अधिकार उन्हें ये नियंत्रित करने में मदद करता है कि कौन शासन करेगा और आप अपने समुदाय या देश में किस प्रकार की विकास और कल्याण योजनाएं चाहते हैं। लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता होता है, इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। ये बात राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान स्थल पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान स्थल पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना माननीय भारत निर्वाचन आयोग का ये सूत्र वाक्य है। इस वर्ष हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग हर तरीके से जो भी सुविधाएं मतदाताओं को बूथों पर उपलब्ध करा सकें, कराई जा रही, जैसे कि रैंप, पेयजल, कोविड सेफ्टी से जितने भी संबंधित नॉर्म्स हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना, तो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता ही होता है। अतः पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि जहां पर भी वो मतदाता हों अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें।
मथुरा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता यानी स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मतदाताओं को 100% मतदान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस अवसर पर सभी को एक एक वोट के महत्व को समझाया गया और युवा मतदाताओं से सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया गया। नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां महिला मतदान अधिकारी महिला मतदाताओं को वोट डलवाएंगी। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान अवश्य करें, जिससे मतदान करने से हमारी अच्छी सरकार बनेगी और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। हम लोग विद्यालय स्तर पर अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्थानीय क्षेत्र में ये प्रचार कर रहे हैं कि मथुरा जनपद में 10 फरवरी को जो मतदान होना है उसके लिए अपने माता पिता को जागरूक बनाएं और कहें कि वो वोट डालने अवश्य जाएं। साथ ही साथ नैतिक मतदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और पूर्व से ही हम लोग अपने विद्यालयों में गतिविधि करवाते रहते हैं, रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पपेट शो से, ताकि बच्चों के अंदर भी इस चीज का विकास हो सके कि जब वो देश के भावी नागरिक बनेंगे तो उन्हें मतदान किस तरह से करना है। मेरा नाम कीर्ति है और मतदान दिवस के अवसर पर जैसे कि ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है मिशन शक्ति, इसके तहत मैं सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि 10 फरवरी को मतदान करने अवश्य जाएं। सारे कामकाज छोड़कर सबसे पहले निष्पक्ष होकर मतदान करें। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस अमेठी के गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंची। निर्वाचन अधिकारी राकेश मिश्रा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये पहल की जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से हमारे जनपद में मतदाता एक्सप्रेस भेजी गई है। इस मतदाता एक्सप्रेस को हम लोग जगह जगह पे इसको घुमा रहे हैं। चारों विधानसभाओं में, गौरीगंज विधानसभा, अमेठी में, मुसाफिर खाना और तिलोई में, चारों तहसीलों में, चारों विधानसभाओं में, बाजारों में इसको घुमाया जाएगा। और इसके साथ हमारे एनसीसी के कुछ बच्चे हैं, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है जो जगह जगह पे नुक्कड़ नाटक करेगी और जनता को प्रेरित करेगी। हमारा उद्देश्य है कि 27 फरवरी को जनपद अमेठी में होने वाले विधानसभा निर्वाचन में इस बार 70% से अधिक मतदान किया जाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि 27 फरवरी आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिले, जागे, उठे और 27 फरवरी को अपने मतों का दान करें, क्योंकि सभी दान से बड़ा मत का आपका दान होता है। मतदान करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश का विकास करो, अच्छी सरकार चुनो, इसलिए मतदान बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया। तीसरे चरण में कानपुर मंडल और बुंदेलखंड इलाके की 16 जिलों की 59 सीटों के लिए नामांकन के पर्चे 1 फरवरी तक उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और 4 फरवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी प्रत्याशियों और उनके साथ आए लोगों को करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत साल 2022 के लिए 21 राज्यों से 15 लड़कों और 14 लड़कियों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री ने साल 2021 और 2022 दोनों के लिए कुल 61 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रमाण पत्र ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए प्रदान किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के 29 विजेताओं को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह पहली बार ही है कि जब प्रमाण पत्र ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर दिए गए।
ये पुरस्कार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक योग्यता, खेल, कला एवं संस्कृति और बहादुरी जैसी 6 श्रेणियों में बच्चों की असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आने वाले 25 साल राष्ट्र के लिए अमृत काल हैं। ऐसे में सभी को लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने देश में बढ़ते स्टार्टअप और नवाचार पर खुशी जाहिर की और कहा कि देश के युवा प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिल रही है। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के महान सपूतों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मजबूत इरादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश के लिए समय समय पर त्याग और बलिदान का जज्बा समेटे लोग सामने आते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी कड़ी में नौशेरा सेक्टर में बलदेव सिंह और बसंत सिंह के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की वही धरती पर, उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। देश में स्वच्छता अभियान को लेकर बच्चों की जागरूकता की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तरह से भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बच्चे वोकल फॉर लोकल को भी लेकर जागरूकता फैलाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र की मौजूदा सरकार की कई नीतियां युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों में अलीगढ़ के 2 होनहार बच्चे मोहम्मद शादाब और चंद्र भी शामिल हैं। दूरदर्शन से बातचीत में चंद्र ने बताया कि वो विभिन्न खेल, शूटिंग, स्केटिंग, ताइक्वांडो, स्विंग गेम खेलते हैं और उन्होंने स्केटिंग खेल में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। शादाब का कहना है कि आज प्रधानमंत्री जी से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों तथा युवाओं को देश निर्माण में आगे आना चाहिए। शादाब ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को अच्छी तरह से सुना है और उनकी बातों को अमल में भी लाएंगे। मैं स्केटिंग, शूटिंग, ताइक्वांडो, स्विमिंग गेम करता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला। मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और हमसे बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने हमसे बताया कि हम यूथ को आगे आना है, हम लोग को वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हम जो यूथ हैं हमें ही देश के लिए काम करना है, क्योंकि अगर हम आगे आएंगे तो हमारा देश हमारे ऊपर डिपेंड है। हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आपका अपना चैनल दूरदर्शन बिल्कुल तैयार है। आजादी के 75वें वर्ष में दूरदर्शन ने इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस परेड के सीधे प्रसारण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं और 60 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेंगे और दुनिया भर के दर्शकों तक सजीव प्रसारण भी दूरदर्शन के द्वारा किया जाएगा। ये भारत की आजादी का 75वां वर्ष है। इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होगा गणतंत्र दिवस परेड और फ्लाई पास्ट। इसके साथ ही दर्शकों के लिए कई अन्य सुखद आश्चर्य भी होने वाले हैं। इसके लिए दूरदर्शन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरदर्शन ने राजपथ और इंडिया गेट पर 360 डिग्री दृश्य देने वाले जिमी जिप्स और क्रेन्स के साथ 60 से ज्यादा HD कैमरे लगाए हैं। सारा कवरेज जो है वो हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा एक विशेष चीज है कि 120 फुट ऊंची एक क्रेन लगी हुई है जिसके ऊपर कैमरा है हमारा। वो राजपथ के बड़े विहंगम दृश्य को लेकर दर्शकों के सामने आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव
प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के महानिदेशक ने सोमवार को राजपथ पर तैयारियों की समीक्षा की। दूरदर्शन ने लाइव अपलिंक के लिए कई ओबी वैन तैनात किए हैं। दृश्यों के ऑनलाइन संपादन के लिए भी एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस बार दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बार जो है 59 कैमरास इस बार टोटल लगाए हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम है जो आज तक कभी लगे हैं। और फिर जो है कुछ इनोवेशन भी हुए हैं, जैसे नेशनल स्टेडियम के ऊपर भी इस बार कैमरा किया जा रहा है, पूरा कवरेज होगा। और कुछ शॉट्स जो बाकी जैसे प्लेन कहाँ से टेक ऑफ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम मिक्स करेंगे। तो आई थिंक काफ़ी इस बार का जो परेड होगा उसमें नए किस्म का और देखने को मिलेगा दूरदर्शन। We have also made several of these live streams available on our digital platforms, and so you can choose your choice of view, choice of perspective, be it 360-degree cameras or long shot cameras and so on. So it's going to be a visual treat. दर्शक राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट से शानदार दृश्यों और ध्वनियों के साथ एक रोमांचक अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। और दूरदर्शन नेटवर्क के सभी चैनलों के अलावा वो YouTube पर लाइव स्ट्रीम के साथ साथ डीडी के अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी ट्यून कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस की परेड का रिहर्सल किया गया। परेड में अलग अलग तरह की झांकियां शामिल थीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी भवनों में विद्युत झालरों और तिरंगी पट्टिकाओं से भव्य मनमोहक सजावट की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण दूरदर्शन पर शाम 7 बजे से किया जाएगा। इसके कारण शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आज शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के फाउंडेशन के तीसरे चरण में ग्रेनाइट के पत्थरों से प्लिंथ जोड़ने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए सोमवार को राम जन्मभूमि परिसर में विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ये प्लिंथ 6.5 मीटर ऊंचाई तक रखे जाएंगे। उन्होंने बताया प्लिंथ में लगभग 17,000 पत्थर लगे हैं। प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ये सभी पत्थर बैंगलोर, जोधपुर और सोनभद्र से लाए गए हैं और प्लिंथ जोड़ने का काम 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। ऊपर पूजन विधि विधान के द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों का प्लिंथ रखने का काम प्रारंभ कर दिया। यह प्लिंथ 6.5 मीटर ऊंची होगी, 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा। ऐसे लगभग 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर एक के ऊपर एक रखकर 6.5 मीटर ऊंची प्लिंथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ होगा। ये पत्थर सब प्लेटफॉर्म जो करीब 12 से 15 फीट ऊंचा जैसा ड्राइंग है बनेगा, तो उसमें ये पत्थर जैसी जहां पर जिसकी आवश्यकता है इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके लिए बंगलौर से, जोधपुर से और सोनभद्र से पत्थर मंगाए गए। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से मौसम में सुधार और गलन तथा ठिठुरन भरी ठंड से छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है और सुबह और शाम के कोहरे के बावजूद दिन में आसमान साफ रहेगा। दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम धुंध के साथ बदली छाई रही और गलन भरी सर्दी पड़ी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव के आसपास और घर में सिमटे रहे। घने कोहरे में सड़कों पर आवागमन रहा। कोहरे के कारण लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां देर से चल रही हैं। कड़ाके की ठंड के बीच संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में काम करने वाले श्रमिकों को जिला प्रशासन की पहल पर जैकेट वितरण किया गया। जैकेट पाकर ठंड में काम कर रहे मजदूरों के चेहरे खिल उठे। प्रयागराज के मेला सुपरवाइजर बालकृष्ण द्विवेदी की पहल पर कोलकाता के एक व्यापारी ने बताया घाटों के निर्माण का काम करते हैं।
में काम करते हैं, ये हमारे लिए परिवार जैसे के सदस्य जैसे हैं। मैं इसी से प्रेरित होकर के, चूँकि 2019 के कुंभ में हमारी मुलाकात हुई थी, एक हमारे बहुत ही सज्जन परिवार कलकत्ता के रहने वाले हैं अनुराग चौधरी जी, मेरे अनुरोध पर उन्होंने हमारे 2019 में सारे श्रमिकों को वस्त्र उन्होंने वितरित किया था। तो इनकी ठंड में परेशानी को देख करके उसी से प्रेरित होकर के मेरे मन में विचार आया कि कोई व्यवस्था की जाए। हमने उनसे चर्चा की, उत्साह तैयार हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से ये व्यवस्था की और आज उपलब्ध हो सका। इससे हमें भी थोड़ी आत्मसंतुष्टि हुई है। ये कोशिश होगी कि इनके लिए जो कुछ अच्छा कर सकें करते रहें। कोरोना की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ हो गया है। 29 जनवरी तक के इस प्रदेश व्यापी अभियान के दौरान और लक्षण युक्त तथा संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति और इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से टीम 19 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अभियान के दौरान ही आवश्यकता अनुसार लोगों के टेस्ट भी किए जाएंगे और टीकाकरण से वंचित लोगों को चिन्हित कर तत्काल उन्हें टीका कवर दिया जाएगा। यह भी फैसला किया गया है कि नियमित टीकाकरण से छूट गए नवजात बच्चों की भी विशेष अभियान के दौरान लाइन लिस्टिंग की जाएगी। इस अभियान की शासन स्तर से दैनिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और आइए चुनाव से जुड़े कुछ अन्य समाचारों पर डालते हैं नजर। समाजवादी पार्टी ने देर रात 159 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की है। सपा ने बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को अपनी पहली सूची में जगह देते हुए 70 पिछड़े उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस सूची में बड़ी संख्या में भाजपा सहित दूसरे दलों से सपा में शामिल हुए ओबीसी नेताओं को भी शामिल किया गया है। सोमवार को जारी सूची में सपा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा रामपुर से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा शिवपाल यादव, धर्म सिंह सैनी, नाहिद हसन को भी सपा का टिकट दिया गया है। और आइए अब चलते हैं लखनऊ में मौजूद दूरदर्शन संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। जी रामेंद्र, समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो अब नए तौर तरीके और तेवरों के साथ इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है, लेकिन सपा की जो पहली सूची शामिल की गई है, जारी की गई है प्रत्याशियों की, उसको देखते हुए इस बारे में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस बारे में जरूर बताएं। देखिए अलका, समाजवादी पार्टी का जो नारा था वो ये था कि नई सपा है, नई हवा है, लेकिन जब आप सूची देखते हो तो आपको नहीं लगता कि ये कोई नई सपा है, इसलिए कि नाहिद हसन को टिकट दिया गया है, आजम खां को टिकट दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिनके हाथ दंगों में झुलसे हुए थे वो सारे चेहरे आपको दिखते हुए इसमें दिखेंगे समाजवादी पार्टी में। तो कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं है। पश्चिम जो 44 जनपदों में 159 सीटों पर जो टिकट दिया गया उसमें 31 मुसलमान हैं, 18 यादव हैं, तो यमुई समीकरण जो है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। तो कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं और नई आशाएं भी नहीं है। कई जगहों से फतवे जारी किए जा रहे हैं। चिश्ती दरगाह से कहा गया कि नहीं, आप जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हो उसको दीजिए आप वोट। तो ये जो सारी चीजें बन रही हैं ये वही चुनाव को लेकर जा रही हैं जहाँ पिछली बार चुनाव था। कोई नई समाजवादी पार्टी ने और चुनाव उसी आधार पर खड़ा होगा। हो सकता है अन्य दलों को भी इसमें फायदा हो। जो चीजें समाजवादी पार्टी की लिस्ट में जो चीजें दिख रही हैं उससे दूसरी पार्टियों को भी फायदा हो सकता है। तो कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं, कोई नई सपा नहीं है, कोई नई हवा नहीं, उसी आधार पर खड़ी। करहाल सीट से मुलायम सिंह यादव ने पहले चुनाव लड़ा था और अब अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। वहाँ भी यमुई समीकरण फैक्टर बैठता है जहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं, उसी बेस पर खड़े, उसी नींव पर खड़े हैं जिसको मुलायम सिंह ने डाला था। हल्का जी, धन्यवाद रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी की सूची जारी होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सूची देखकर लगता है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2017 से पहले वाले हालात बनाना चाहती है। आजम है एक तरफ, मोहम्मद आजम खां एक तरफ, नाहिद हसन है एक तरफ, सोलंकी है एक तरफ, महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती और 2017 से 22 में
जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश का उत्थान देखा है, वह उत्थान को कभी भूल नहीं सकती। दूसरे चरण में 14 फरवरी को बरेली में मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने लगी हैं। चुनावी माहौल के बीच मतदान के लिए बरेली में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में कल सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। भाजपा के कैंट प्रत्याशी सजीव अग्रवाल, बिथरी चैनपुर से प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, शहर से डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, बहेड़ी से छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपना नामांकन कराया। वहीं समाजवादी पार्टी के नवाबगंज से प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार और बरेली शहर से सपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे किए हैं। जिले की सभी 9 विधानसभा के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। गांव में पैदा हुआ हूँ, तो मैं गांव के एक एक व्यक्ति के दुख को, रद को सही से समझता हूँ। क्या परेशानी है, गांव के व्यक्ति को क्या चाहिए, वो पूरा भारत सरकार उसकी चिंता कर रही है, योगी सरकार चिंता कर रही है। जनता को एक अच्छे अफसर की जरूरत थी। मुझे लगता है ईश्वर ने, भगवान ने मुझे वो अफसर दिया और उन्होंने जनता के लिए सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत अच्छे रुझान लोगों के मेरे प्रति हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस कम से कम 70 से 75% माननीय अखिलेश जी के साथ में है और उत्तर प्रदेश हम लोग जीतेंगे बड़ी तादाद में। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूँ और मैं अपनी बहेड़ी का ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ही हाल सुना रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी की बड़े बहुमत की सरकार रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिर से बनने जा रही है। हम योगी और मोदी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश का और विकास के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफा आ रहे हैं। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। दातागंज विधानसभा सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक राजीव कुमार सिंह ने अपना नामांकन करवाया। वहीं सहसवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा शेखुपुर विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार हिमांशु यादव ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के उपरांत दातागंज से भाजपा उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने कहा कि जनता का निर्णय सबको पता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 350 से ऊपर सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। सहसवान विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक ओमकार सिंह यादव के पुत्र ब्रजेश यादव नामांकन स्थल तक साइकिल की सवारी करके पहुंचे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला चुनाव है और मैं ये चुनाव जीत कर आ रहा हूं। शेखुपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हिमांशु यादव ने दावा किया कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। हमारी जो सरकार रही है, हमेशा उन्होंने समस्या का समाधान करने का काम किया है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, और 300 यूनिट फ्री होने वाली है, जैसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार बदलाव रहेगा। जनता का निर्णय है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके बनने वाली है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के जो कार्य हुए हैं, जो गांव गरीब जनता किसान तक हम लोग गए हैं, महिलाओं तक गए हैं, वो सब एक साथ तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से निर्णय ले लिया है जनता ने। पार्टी सहसवान में हर चुनाव में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है और इस बार आश्वस्त हूँ मैं कि समाजवादी पार्टी सहसवान में इतिहास लिखने जा रही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। कानपुर मंडल और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 1 फरवरी तक भरे जाएंगे पर्चे।
गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। गणतंत्र दिवस परेड के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने किए भव्य और व्यापक इंतजाम। और धूप खिलने और आसमान साफ होने से प्रदेश में मौसम में हुआ सुधार, लेकिन सुबह शाम कोहरे और ठंड का प्रकोप अभी भी जारी रहने के मिले संकेत। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।